हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर 8 जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इस चैप्टर के ऑलरेडी जो है 4 क्लासेस हो रखे हैं। जिन बच्चों ने पहले के क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं पहले पहले के क्लासेस को अटेंड करेंगे। उनका जो है साथ में नोट्स बनाते जाएंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले के क्लासेस को अटेंड कर रखा है वही इस क्लास को अटेंड करेंगे और क्लास को अटेंड करने के बाद तुरंत जो है आपके एप्लीकेशन पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। आप पीडीएफ के द्वारा नोट्स तैयार कर सकते हो। क्लियर है? तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस कर रखा है थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में गए थे। सबसे पहले इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि ये जो टर्म है ह्यूमन हेल्थ यानी मानव स्वास्थ्य नाम का जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है, हम इसके मीन्स को समझे थे, इसके अर्थ को समझे थे। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने कुछ स्टिपुलेशंस को समझा था, कुछ शर्तों को समझा था, स्टिपुलेशंस को जिस शर्तों को का पालन करके हम जो है अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस को समझा है, हमने इसके एडवांटेजेस को समझा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ह्यूमन हेल्थ क्या होता है, मानव स्वास्थ्य क्या होता है, मानव स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है, मानव स्वास्थ्य के क्या लाभ होने हैं, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग गए थे ह्यूमन डिजीज पे, ह्यूमन डिजीज पे। तो हमने देखा कि ये जो डिजीज टर्म है इसका मतलब क्या होता है, हमने इसका मतलब समझा था। कुछ हम लोग बैक हिस्ट्री को भी चेक किए थे कि पहले के लोग जो है रोग को किस नजरिए से देखते थे, रोग को किस तरीके से एक्सप्लेन करते थे। उसके बाद फिर हम लोग जो है टाइप्स ऑफ डिजीज में गए थे। ठीक है, कि ये डिजीज कितने टाइप्स का होता है, वहां पर हमने समझा था कि जो डिजीज होते हैं ये कम्युनिकेबल भी होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल भी डिजीज होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स को हमने समझा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने एक डेटा तैयार किया और उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग चलना शुरू किए। ठीक है, तो अभी तक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने 2 डिजीज को डिस्कस कर चुका है और दोनों जो है बैक्टीरियल डिजीज है। पहला हमने डिस्कस किया है टाइफाइड और दूसरा जो डिजीज हमने डिस्कस किया है दैट इज न्यूमोनिया। ठीक है, तो टाइफाइड और निमोनिया को हमने डिस्कस कर रखा है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बैक्टीरियल डिजीज है। क्लियर है? ये कौन सा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वायरल डिजीज को। क्लियर है? मोस्ट कॉमन जो वायरल डिजीज है दैट इज मोस्ट कॉमन जो वायरल डिजीज है वो कौन सा है? राइनाइटिस। अब ये देखो राइनाइटिस क्या होता है। ठीक है, वायरल डिजीज यानी विषाणु से होने वाली रोग की हम बात करेंगे, राइनाइटिस कहते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम कह सकते हो, सामान्य जुकाम कह सकते हो। देखते हो ना कि मौसम में जब परिवर्तन आता है तो लोगों के नाक बहने शुरू हो जाते हैं, तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, हल्का हल्का फीवर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो कंडीशन आती है ना हम उसको क्या कह लेते हैं, सामान्य जुकाम। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग जो है कॉमन कोल्ड जिसको हम लोग सामान्य जुकाम या फिर राइनाइटिस के नाम से जानते हैं इस रोग के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो बकायदा एज यूजुअल आप लोगों को क्या करनी है, एक सामान्य सा क्वेश्चन बना लेनी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बना लेनी है। क्या क्वेश्चन बना लेनी है, हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को बना लेनी है कि ये जो सामान्य जुकाम नाम का बीमारी है, सामान्य जुकाम नाम का बीमारी है, इसके बारे में आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, सामान्य जुकाम नामक रोग के बारे में व्याख्या करें। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, सामान्य जुकाम नाम का जो रोग है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में व्याख्या करनी है। बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग जो है नीचे आंसर लिखना शुरू करोगे। तो ये वाला जो लेक्चर है ये बोर्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा हमारा प्रयास रहता है कि जो नीट लेवल तक जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी हम जो है ना बोर्ड के लेक्चर के थ्रू ही उसमें इन्वॉल्व कर दे उसी लेक्चर में, ताकि नीट वाला क्वेश्चन भी आपसे सोल्व हो पाए। क्लियर है? तो आप लोग आंसर करना शुरू करोगे। अब देखिए यहाँ पर हुआ, ये जो सामान्य जुकाम नाम का रोग है जिसको हम लोग कॉमन कोल्ड कह रहे हैं या फिर राइनाइटिस कह रहे हैं। ठीक है, कॉमन कोल्ड कह रहे हैं या फिर क्या कह रहे हैं, राइनाइटिस कह रहे हैं। ठीक है, ये है क्या? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सामान्य जुकाम नाम का रोग है यह विषाणु से होने वाली बीमारी है, यानी वायरल डिजीज है। ठीक है, यह जीवाणु से नहीं होता है। ठीक है, ये किससे होता है? विषाणु से नहीं, विषाणु से होने वाला बीमारी है। ठीक है, ये जीवाणु से नहीं होता, ये कवक से नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो है कृमि से नहीं होता, ये किससे होता है? तो ये जीवाणु से होने वाला बीमारी है। तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो सामान्य नाम का बीमारी है, ये जो मौसम परिवर्तन के दौरान, मौसम में आर्द्रता बढ़ने के दौरान जो हमारे नाक बहने शुरू हो जाते हैं, आंख लाल होने शुरू हो जाते हैं, हमारे सर में दर्द रहता है। ठीक है, तो ये सारी स्थिति जो खड़ी होती है ना, खांसना भी जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो सिम्टम्स है वो कहीं ना कहीं क्या है, सामान्य जुकाम के हैं। ठीक है, तो यह एक विषाणु जनित रोग है यानी वायरल डिजीज है। आई थिंक बात क्लियर है। अगर आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बने कि बताइए सामान्य जुकाम जो रोग है निम्न में से किस प्रकार का बीमारी है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित या फिर कृमि जनित, तो आपको आंसर क्या करनी है,
विषाणु जनित यानी कि वायरल डिजीज है। क्लियर है? सामान्यतः ये जो सामान्य जुकाम नाम का बीमारी है ना, या मौसम बदलने के दौरान, जब मौसम में परिवर्तन आती है या जलवायु में परिवर्तन आती है, कभी कभी आप ऐसा भी देखते हो कि आप जिस जगह पर रह रहे हो, अगर आप क्या करते हो, ट्रैवलिंग करते हो और कहीं दूसरे शहर जाते हो, तो आपके जलवायु में परिवर्तन आती है और उस दौरान भी आपके तबियत खराब होते हैं और कहीं ना कहीं कॉमन कोल्ड के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो सामान्यतः यह रोग जो है, यानी जो कॉमन कोल्ड नाम का बीमारी है, सामान्य जुकाम नाम का जो बीमारी है, या मौसम के परिवर्तन के दौरान या जलवायु में जब आर्द्रता बढ़ती है, नमी बढ़ती है, ठीक है, तो उसके दौरान यह लोगों को प्रभावित करने वाला क्या है, बीमारी है। तो पहली चीज, सामान्य जुकाम विषाणु जनित रोग है। दूसरी चीज, सामान्यतः यह बीमारी कब होती है, लोगों को कब प्रभावित करती है, जब मौसम का परिवर्तन हो रहा होता है या फिर जलवायु में आर्द्रता बढ़ रही होती है, नमी बढ़ रही होती है। गर्मी से जब बरसात का मौसम बदल रहा होता है, तो उस दौरान हमारे वातावरण में नमी बढ़ जाती है और उस दौरान जो है मोस्ट कॉमनली सामान्य जुकाम नाम का रोग देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे। तो यह जो रोग है, ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों को ही होगा, ये कोई भी उम्र, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी को ये प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है? सामान्यतः इस रोग के बारे में कहा जाता है 3 से 7 दिनों में यह बीमारी जो है स्वतः ठीक हो जाती है। ठीक है? आपको इलाज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सामान्यतः यह बीमारी 3 से 7 दिनों में खुद ठीक हो जाती है, आपको इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, तो यहां पर हमने सामान्य जुकाम के इंट्रोडक्शन में हमने 4 चीजों को समझा। सबसे पहला चीज समझा कि यह जो है विषाणु जनित रोग है। दूसरी चीजों को हमने समझा कि यह जो है मौसम के परिवर्तन के दौरान या जलवायु में परिवर्तन के दौरान लोगों को प्रभावित करते हैं। तीसरी चीज हमने समझा कि यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। और चौथी चीज हमने समझा, जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी डिस्कस्ड है, कि यह बीमारी सामान्यतः 3 से 7 दिनों में खुद ही ठीक हो जाता है, इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बीमारी है वो हम लोगों को लगता कैसे है। ठीक है? तो इस बीमारी का जो कारण है, हमने बताया विषाणु। और ध्यान रखना है कि विषाणु का एक बहुत बड़ा समूह है। विषाणु का एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें बहुत सारे विषाणु आते हैं और वो हमारे नसिका गुहा में, नाक में संक्रमण करने की क्षमता रखते हैं। तो ध्यान रखना है, हमारे नसिका गुहा या नाक में संक्रमण करने की क्षमता रखने वाले जितने भी विषाणु है ना, उसको एक समूह के अंदर रखा गया है, जिसको हम नासा विषाणु कहते हैं। क्या कह लेते हैं? नासा विषाणु कहते हैं। तो आपको याद रखना है, इंग्लिश में इसको हम रीनो वायरस कहते हैं, नासा विषाणु, या फिर क्या होगा, रीनो वायरस कहते हैं। ठीक है? तो ध्यान ये रखनी है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है? इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बीमारी का कारण क्या है, सामान्य जुकाम नाम का जो बीमारी है, इसका कारण क्या है? तो यह विषाणुओं का एक विशेष बड़ा समूह, जिसे नासा विषाणु कहते हैं या रीनो वायरसेस कहते हैं, कि किसी भी सदस्य के संक्रमण से यह बीमारी हो सकती है। तो क्या कहा गया कि विषाणु का एक बहुत बड़ा समूह है, जिसके हर एक सदस्य में क्षमता होती है कि वह हमारे नाक में संक्रमण कर सकती है। तो नाक में संक्रमण करने वाले जितने भी विषाणु हैं, वो सबको एक समूह के अंदर रखा गया है और उस समूह का नाम दिया गया है नासा विषाणु। ठीक है? तो नासा विषाणु समूह से संबंधित जो भी विषाणु होंगे, ठीक है, उनमें से कोई भी विषाणु अगर आपके नसिका गुहा में जाती है और वो संक्रमण करती है, तो सामान्य जुकाम जैसे बीमारी को क्या करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले। आई थिंक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। तो आप क्या देखोगे कि इस कि ये जो विषाणु है हमारे बॉडी के अंदर आते कैसे हैं, ये कहां से आते हैं, ये विषाणु हमारे बॉडी के अंदर कहां से आते हैं। तो सिंपल सी बात है कि देखिए, जब हमारे ये नाक में संक्रमण कर रहा है, हमने एक चीज बताया था, जब आप निमोनिया पढ़े होंगे तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो श्वसन तंत्र है ना, वो इसको हम क्या कर लेते हैं, दो भाग में बांट लेते हैं। इनके अंगों को कितने भाग में बांट लेते हैं, दो भाग में। ऊपर वाले को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नीचे वाले को कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है? तो जब हम निमोनिया को पढ़ रहे थे ना, तो निमोनिया में हमने देखा था कि उसमें कौन सा भाग प्रभावित होता है हमारे श्वसन अंग का, तो वो निचला भाग होता है, गले से नीचे जो फेफड़ा वगैरह है, श्वसन नलिका वगैरह है, वायु कोष्ठक है, कहीं ना कहीं एलआरटी यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसमें क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन इस बीमारी में संक्रमण जो है वो गले से ऊपर रहने वाला है। ठीक है? तो मैक्सिमम जो इसका संक्रमण है गले तक जाएगा, हमारे फेफड़े तक इसका संक्रमण नहीं जाता है। आई थिंक बात क्लियर है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यह इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? ये हमारे नाक में, हमारे नसिका गुहा में, हमारे गले के पास, मैक्सिमम ये गले तक ये संक्रमण करेगा, उससे नीचे इस विषाणु का प्रभाव नहीं रहता है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। तो इस बीमारी का, ये यानी सामान्य जुकाम जो नाम का बीमारी है, इस रोग का वाहक कौन है, कौन इस विषाणु को हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करने में सहायता करता है? तो संदूषित वायु, हमने बताया था, अगर संक्रमण आपका जो है, अगर संक्रमण जो है पाचन तंत्र में हो रहा है, तो वो भोजन या जल के द्वारा जो है जीवाणु विषाणु प्रवेश कर रहे हैं। अगर संक्रमण जो है वो आपके लंग्स या फिर श्वसन तंत्र के किसी अंग में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वायु के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा होगा, इसके कारक, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है? तो संदूषित वायु के द्वारा ये विषाणु
हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, या फिर कोई व्यक्ति पहले से कॉमन कोल्ड नाम का बीमारी से ग्रसित है और आप क्या कर रहे हो, उस व्यक्ति से बात कर रहे हो और बात करने के दौरान वो व्यक्ति अचानक से खांसता है, छींकता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स के द्वारा मुंह से निकले जो बिंदुक है उसके द्वारा भी क्या है, ये वायरस आपके बॉडी के अंदर यानी आपके नेजल कैविटी में प्रवेश करके ये संक्रमण करेंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पहले से सामान्य जुकाम नाम की बीमारी से ग्रसित है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना लैपटॉप हो गया, अपना बुक्स हो गया, अपना पेन हो गया, अपना क्लोथ्स हो गया, वो सबका इस्तेमाल करने के दौरान वो खांस रहा है, छींक रहा है और आप उससे क्या कर रहे हो, ये सारी वस्तु मांग रहे हो, तो उस दौरान क्या होगा, ये वस्तु की सहायता से, जैसे कलम की सहायता से, कप की सहायता से, डोर नॉब्स हैंडल जो होते हैं दरवाजे के उसकी सहायता से, या कंप्यूटर के कीबोर्ड इत्यादि की सहायता से ये आपके हाथों में, फिर जब आप हाथ से अपने नाक को मुंह को टच करोगे तो ये नसिका गुहा में प्रवेश कर जाएगा और आपके नसिका गुहा में क्या करेगा, संक्रमण करेगा। ठीक है, तो ये नाक है, नाक के अंदर जो कैविटी होता है इसको नसिका गुहा कहते हैं और पीछे वाले को जो है ग्रसनी कहा जाता है और फिर जाकर आपको गला देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं। अब क्या है कि जब ये जाता है हमारे बॉडी के अंदर, ये विषाणु वायु के द्वारा या फिर किसी के बिंदु को हमने अंतः श्वसन कर लिया उसके द्वारा, या फिर वो कलम, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड इत्यादि के द्वारा, अगर वो किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर ये विषाणु इंटर कर गया तो ये संक्रमित किसको करेगा, तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इसमें जो संक्रमण होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी यूआरटी में होता है। अग्र नसिका पथ में संक्रमण होती है यानी गले से ऊपर इसका संक्रमण देखने को मिलता है, गले से नीचे इसका संक्रमण नहीं होता है। तो अग्र नसिका पथ जैसे हमारे नाक हो गया, श्वसन पथ हो गया, गला हो गया, नसिका गुहा हो गया, यही सारे अंगों में ये क्या करता है, संक्रमण करता है। याद रखने वाली बात यह है कि यह हमारे फेफड़े में संक्रमण नहीं करता है। आई थिंक बात क्लियर समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर संक्रमित हो गए हम इस बीमारी से तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, ये जो सामान्य जुकाम है इसका लक्षण क्या क्या होता है, तो देखो बउआ, इसके जो जनरल लक्षण हो जाते हैं, जस्ट लाइक बुखार आता है। याद रखना है आपको कि आपके शरीर के अंदर कोई भी रोगाणु प्रवेश करते हैं ना, तो हमारा बॉडी क्या करता है, हमारे बॉडी की हर एक सेल हीट को जनरेट करती है उस जीवाणु या विषाणु या रोगाणु को मारने के लिए, तो हमारा बॉडी गर्म होता है। ठीक है, तो फीवर आया है तो समझ लीजिए कि आपके बॉडी जो है किसी न किसी पैथोजन या रोगाणु से संक्रमित हुए हैं, तो फीवर आएगा, सर में दर्द रहने वाला है, आप बार बार छींकोगे, नाक बहेगा। ठीक है, नाक का बहना जैसी कंडीशन आएगी, नाक जो है ना बार बार जाम हो जाएगा, नसिका पथ अवरुद्धता जैसी स्थिति आएगी, गले तक अगर संक्रमण आया तो गले में खराश देखने को मिलेगा, आपको सूखी खांसी देखने को मिल सकती है, गला बैठ जाएगा, आवाज आप सही से नहीं निकाल पाओगे, काफी थकान महसूस होगा और शरीर में काफी कमजोरी बनी रहेगी। तो ये कुछ लक्षण है जो कि सामान्य जुकाम जैसी बीमारियों में देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम इन लक्षणों से परेशान हो जाएंगे, हम बीमार महसूस करेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर कैसे पता करेगा कि सामान्य जुकाम नाम का ही बीमारी आपको हुआ है, तो देखो होगा सामान्यतः क्या है कि जब आप ये लक्षण बता रहे होंगे ना, तो ये लक्षण से ही वो देख लेगा कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है और इस मौसम में कौन सी बीमारी सामान्यतः होने वाली है। ठीक है, तो ये लक्षण से ही क्या कर लेगा, डॉक्टर को पता चल जाएगा कि इसको जो है सामान्य जुकाम नाम का बीमारी है, टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन रेयर केस में अगर कोई व्यक्ति है उसका जो है इम्यूनिटी सिस्टम काफी कमजोर है और अगर डॉक्टर को लगे कि 3 से 7 दिन के अंदर भी यह बीमारी सही से ठीक नहीं हुई है, तो उस दौरान क्या करेगा, सिविरिटी को चेक करने के लिए, रोग कितना अधिक विकराल हो चुका है इसको चेक करने के लिए एक्सरे की सलाह दे सकता है। अगर डॉक्टर को यह डाउट जाए कि कहीं फेफड़े में भी तो संक्रमण नहीं हो गया, हम कॉमन कोल्ड समझ रहे थे, कहीं दूसरी बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक्सरे का सलाह दिया जा सकता है और ब्लड टेस्ट की सलाह दी जाती है। लेकिन 99% केसेस में जो है कोई भी तरह के टेस्ट नहीं होते हैं। डॉक्टर जो है सामान्यतः इस रोग का जो लक्षण है उसी से पता कर लेगा कि यह व्यक्ति जो सामान्य जुकाम नाम की बीमारी से ग्रसित है या फिर कॉमन कोल्ड नाम की बीमारी से ग्रसित है, इसको राइनाइटिस है, इसको आराम की जरूरत है, अच्छे खान पान की जरूरत है, इसको दवा दारू कोई काम नहीं करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लक्षण से ही इस बीमारी का पता चल जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर ने पता कर लिया कि इसको कॉमन कोल्ड है तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा, तो ध्यान रखना है बउआ, जो कॉमन कोल्ड नाम की बीमारी है वो ऐसी बीमारी है, ठीक है, जिसका इलाज उपयुक्त भोजन ग्रहण करना, उचित भोजन और उचित आराम ही इसका इलाज है। इसके अलावा इसमें दवाई काम नहीं करती है, ध्यान रखना है। अगर जीवाणु से बीमारी होता तो वहां तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन अगर विषाणु से होने वाली बीमारी है तो विषाणु में एंटीबायोटिक्स मेडिसिन काम नहीं करते हैं। Sorry. Ooh. विषाणु से हमारा शरीर स्वयं लड़ता है और उसको 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 हरा देता है। क्लियर है, तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप जो है ना मौसम परिवर्तन के दौरान खान पान पे अच्छे से ध्यान नहीं दिए, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो घटती चली जाएगी और उसी दौरान जो है ना ये जो विषाणु है आपके शरीर पर अटैक करेंगे और आपको बीमार कर देंगे। ठीक है,
तो उचित भोजन और उचित आराम ही इसका उपयुक्त इलाज है। लेकिन अगर आपको दिक्कतें आ रही है, जस्ट लाइक नाक जो है बार बार जाम हो जा रहा है और उससे आपको काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर सलाह देगा कि आप जो है ना जलवाष्प वाटर वेपर का यूज कर सकते हो। आप एक ऐड भी देखते हो कि पानी में क्या करते हैं कि वो एक विक्स वेपर अप करके कोई आता है जल, और उसको डाल देते हैं और आपको क्या किया जाता है, उसको बोला जाता है कि आप इसको सांस के द्वारा अंदर लीजिए। तो आप गर्म वाष्प को आप क्या कर सकते हो, सांस के द्वारा अंत शोषण करोगे तो वो जो नसिका अवरुद्धता जैसी स्थिति है वो उससे आराम आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर आज के डेट में मार्केट में नेजल स्प्रे भी अवेलेबल है। नाक अगर बार बार जाम हो जा रहा है तो नेजल स्प्रे का आप उपयोग कर लीजिए। अगर खांसी रह रही है तो हमने बताया था बुआ कि खांसी जो है, बुखार जो है, छींकना जो है, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी के लक्षण है। क्लियर है? बीमारी सामान्य जुकाम है ये। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि लक्षण से अगर ज्यादा परेशान हो गए तो लक्षण को दबाने के लिए हम कुछ मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीमारी का इलाज तो हमारा शरीर खुद करेगा। कैसे करेगा? तो सही से हम खाएंगे और रेस्ट करेंगे और हमारा बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस जीवाणु उस विषाणु से लड़ने के योग्य हो जाएगा और उसको हरा देगा और हम बीमारी से रिकवर हो जाएंगे। 3 से 7 दिनों में कॉमनली हम लोग इस बीमारी से रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो नसिका अवरुद्धता की स्थिति में जलवाष्प का अंतःशोषण या फिर नेजल स्प्रे का प्रयोग कर सकते हो। खांसी ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप खांसी का सिरप ले सकते हो। ध्यान रखना, यहाँ पर जो खांसी होगा वो सूखी खांसी होगी, गीली खांसी नहीं। अगर गीली खांसी है तो कहीं ना कहीं फेफड़े में संक्रमण है, निमोनिया के लक्षण है। सूखी खांसी है तो सामान्य जुकाम है, फेफड़े में संक्रमण नहीं है, ठीक है। हाँ, नाक बहते हैं इस बीमारी में। इसके अलावा क्या है कि बुखार अगर आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, शरीर में काफी दर्द रह रहा है, तो आप पारासेटामोल या फिर निमोसुलाइड जैसे टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना है, इस बीमारी में एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का उपयोग नहीं होता है। अगर कोई डॉक्टर आपको एडवाइस देता है एंटीबायोटिक मेडिसिन का तो वो उचित नहीं है, क्योंकि कॉमन कोल्ड में वायरस से संक्रमण होता है और वायरस को मारने के लिए अभी तक कोई भी मेडिसिन डिस्कवर नहीं हुआ है। वायरस को हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही हरा सकता है। क्लियर है? तो हम जितना ज्यादा बेहतर भोजन ग्रहण करेंगे, बेहतर आराम करेंगे, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगा और हमारा शरीर विषाणु से लड़ने में उतना ही ज्यादा सक्षम होगा। क्लियर है? तो इसमें जो है प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम कौन सा तरकीब यूज करें ताकि हम इस बीमारी से बचे रहें, ठीक है। हमको ये बीमारी हो ही नहीं, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े, हमको रेस्ट करना ही नहीं पड़े। तो ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहली चीज तो यह है कि मौसम परिवर्तन के दौरान या जलवायु में आर्द्रता बढ़ने के दौरान आपको खान पान पर उचित ध्यान देना है, ठीक है। जिससे क्या हो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा बना रहे और आपको ये बीमारी नहीं हो। ये बीमारी उसी को परेशान करता है जो अपने खान पान में लापरवाही करता है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ठीक है। जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी वो इस बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके पे जाने से बचना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए। अगर आप जाते हो तो जाते वक्त मास्क का जरूर प्रयोग करिए, ठीक है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति अगर कोई है आपके आसपास, कोई पहले से ग्रसित है इस बीमारी से, तो उस व्यक्ति से दूरी बना के रखिए। आप जो है डिस्टेंस पे रहकर बात करिए, 2 गज की दूरी को मेंटेन करके बात करिए और किसी भी तरीके से उस व्यक्ति के वस्तुओं का इस्तेमाल मत कीजिए। तो अगर ये कुछ प्रिकॉशंस है जिसका आप ध्यान रखते हो तो कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी आपको नहीं होने वाली है। तो क्या क्या चीजें थी? पहली ये थी कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से बचना चाहिए, बाहर मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए, मौसम या जलवायु परिवर्तन के समय खान पान पर उचित ध्यान देना चाहिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। आई होप कि बात ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो था आपका छोटा सा लेक्चर था, काफी छोटा सा, क्योंकि ये जो है ज्यादा बड़ा और ज्यादा विकराल बीमारी है नहीं, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप एनसीईआरटी का उस पैराग्राफ को एक बार रीड कर लीजिएगा जिसमें कॉमन कोल्ड के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। अगर कहीं पे किसी तरीके से समझने में दिक्कत आती है तो आप जो है ना बेझिझक डाउट सेक्शन में जाकर, एप्लीकेशन के डाउट सेक्शन में जाकर आप अपने जो है क्वेश्चन रख दीजिएगा, हम जो है उसका आंसर वहीं पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नोट्स इसका आपको जो है मिल जाएंगे नोट्स वाले सेक्शन में, आप वहां से नोट्स को लिखते जाना है और नोट्स लगातार बनाते जानी है बाबू। नोट्स बनाने में लापरवाही नहीं करनी है। आप अभी चीजों को समझते भी जाइए, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, और नोट्स भी बनाते जाइए जिससे एग्जामिनेशन के टाइम में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, रिवीजन में ज्यादा दिक्कत नहीं हो, और अगर टेस्ट होता है तो टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। जिससे क्या है कि आपको रिवीजन, आप जब टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब तक आप चीजों को बार बार रिवाइज नहीं करोगे, चीजें आपके दिमाग में नहीं होगी और आपको आपने जो पढ़ा हुआ चीज है
उसमें भी आप एग्जाम में गलती करके चले आओगे, जिससे कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स पे काफी बुरा असर पड़नी है। ठीक है, तो आप जो है एक बार एनसीईआरटी पर नजर डाल लीजिए, और कहीं पे अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी हम जो है इसके जो आपके डाउट्स होंगे उसके आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, काफी छोटा सा लेक्चर था। साथ में आप तुरंत जो है नोट्स को तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।